नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी व्यक्ति का आईबीएस की बीमारी ठीक हो गई हो तो क्या उस व्यक्ति को आईबीएस की बीमारी फिर से हो सकती है। इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मुझे आईबीएस हुआ था तो मेरा वज़न 72 केजी से 50 केजी के आसपास पहुंच गया था। तो हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारा वेट गेन हुआ। आज दो महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। पहला कि यदि किसी को आईबीएस ठीक हो गया हो तो ऐसा क्या करे कि जो उसको फिर से आईबीएस की बीमारी ना हो, और व्यक्ति का वजन आईबीएस या पेट की किसी गंभीर बीमारी की वजह से घट गया है तो उस वजन को कैसे बढ़ाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पहला विषय लेते हैं। कोई व्यक्ति यदि आईबीएस की बीमारी ठीक कर लिया हो तो वैसा क्या करे जिसकी वजह से उसको यह बीमारी फिर से ना हो। क्योंकि आपको पता है कि आईबीएस की जो बीमारी है उसका अभी तक कोई पर्टिकुलर दवा बनी नहीं है और यह बीमारी किसी भी जांच में आती नहीं है, जिसकी वजह से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। और इसलिए जो भी व्यक्ति इस आईबीएस की बीमारी से एक बार मुक्त हो गया है तो उस व्यक्ति को कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति को फिर से आईबीएस की बीमारी हो सकती है। पहली चीज़, यदि आपकी आईबीएस की बीमारी ठीक हो गई है तो आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो आंतें हैं, जो इंटेस्टाइन है वो वीक हो गई है। वह वीक हो गई है तो आपकी आंतें पहले जैसी कभी नहीं हो पाएंगी। यह चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो व्यक्ति आईबीएस की बीमारी को ठीक कर लिया है तो उस व्यक्ति को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अपने खाने में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो बहुत देर से पचती हो। स्पेशली नॉनवेज उस व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए। स्ट्रीट फूड जो खाने लोग सड़क के किनारे बनाते हैं, जिसमें दूषित पानी और दूषित खाना होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है, ऐसे खाने से बचना चाहिए। और हमेशा उसको पत्तेदार सब्जियों से बचना चाहिए, जैसे पालक, पत्ता गोभी और जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं ये सब नहीं खानी चाहिए। और कोई भी फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो तेल में तली हुई चीज़ें हैं। और जो भी अपना पैक्ड फूड है ना, पैक्ड फूड से बचना चाहिए, जैसे बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें कम से कम लेना चाहिए और लगातार कभी भी नहीं खाना चाहिए इन सब चीज़ों को, नहीं तो आईबीएस की बीमारी फिर से रिपीट हो सकती है। तीसरी चीज़, आपको अंग्रेजी दवा जो भी एंटीबायोटिक दवा स्पेशली है उससे बचना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मुझे जो आईबीएस की बीमारी हुई थी वो एंटीबायोटिक दवा को लगातार खाने की वजह से हुई थी। को यह चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो आईबीएस की बीमारी है वह मुख्यतः एंटीबायोटिक दवा खाने की वजह से होती है, दूषित खाना या पानी पीने की वजह से होती है, और बहुत सारे कारण हैं आईबीएस की बीमारी होने के। जो मेजर कारण है वो यही है कि आपको या तो दूषित खाने की वजह से हुआ, या तो दूषित पानी पीने की वजह से हुआ, या तो आपने एंटीबायोटिक दवाइयाँ लगातार कई दिनों तक लिया, तब आपको आईबीएस की बीमारी हो जाती है। और जो लोग अनियमित दिनचर्या जीते हैं उनको भी आईबीएस की बीमारी हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आईबीएस की बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी आईबीएस की बीमारी एक बार ठीक हो गई है तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको खाने में कभी भी नॉनवेज नहीं लेना है, आपको फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी हैं, आपको पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, आपको हमेशा जो पैक्ड फूड है ना वो सब कभी नहीं खाने हैं। जो पैक्ड और इंडस्ट्रियल फूड हैं जैसे बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें कभी कभी आपको खाना हो तो खा सकते हैं, लेकिन लगातार मत खाइएगा, नहीं तो आईबीएस रिवर्स हो जाएगा। दूसरी चीज़, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, जो मिल्क है, और मिल्क के साथ साथ आपको कभी भी खाने में दही और मट्ठा, ये सब चीज़ें कभी अगर लेना हो तो एक आध बार ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे मत लीजिएगा, नहीं तो ये बीमारी रिवाइज हो जाएगी फिर से। ये बीमारी अगर आपने दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को फिर ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू किया तो यह बीमारी रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स का मतलब आपको यह बीमारी फिर से हो जाएगी। और आपको जंक फूड से बचना है। अगर आपकी आईबीएस की बीमारी ठीक हो गई है तो आपको जंक फूड नहीं खाना है, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स
और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है और आपको चीनी या गुड़ से बनी हुई चीज़ों को लगातार सेवन नहीं करना है और आपको अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी इन सब चीज़ों से बचना है। पत्तेदार सब्जियां आपको कुछ खानी नहीं है और जो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं आपको फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है, चाहे वो फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स हो या खाना भी हो। आपको फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ खाना है तो उस सामान को खाने से कम 1 घंटा पहले बाहर ही कर दीजिए, तभी खाइएगा। और ये अब खाना क्या है, तो आपको हमेशा वेल कुक्ड खाना खाना है, अच्छे से पकाया हुआ खाना खाना है जो कि गर्म हो, ताज़ा हो और डाइजेस्टिव हो, ईजिली डाइजेस्ट। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको पता है यह बीमारी सबको दौड़ा देती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, और रोज़ लोग नए नए डॉक्टर को बदलते रहते हैं क्योंकि उनको रिलीफ मिलता नहीं है। दोस्तों डायबिटीज़ के बारे में लोगों को बहुत ही जागरूकता है, लेकिन आईबीएस जो बीमारी है उसके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है और मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को आईबीएस की बीमारी के प्रति जागरूक करना चाहता हूँ। डायबिटीज़ की बीमारी में लोगों का यूरिन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और आईबीएस की बीमारी में लोगों का स्टूल का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। दोनों ही बीमारियों में आदमी का वेट तो लॉस होता ही है, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। ये दोनों बीमारियों में कॉमन है। डायबिटीज़ और आईबीएस की बीमारी दोनों ही बीमारियों का कारण एक ही है, वह कारण है हमारे शरीर में पाचक अग्नि का कमज़ोर होना। शरीर को बीमार करना बहुत ही आसान है, लेकिन शरीर को स्वस्थ बनाए रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखने की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, दूसरा कोई भी व्यक्ति आपको स्वस्थ नहीं रख सकता। दोस्तों अब कुछ कॉमन प्रश्न ले लेते हैं जो कि मुझसे बार बार पूछा जाता है, वो के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या इस बीमारी में गेहूं की रोटी खाई जा सकती है? तो मेरे हिसाब से इस बीमारी में गेहूं की रोटी खाई जा सकती है, बस कंडीशन इतनी ही है कि गेहूं की रोटी जब भी बने तो रोटी बनने के बाद वह आपके थाली में आना चाहिए। मतलब यदि आप गेहूं की रोटी गरम गरम खाएंगे तो आपको गेहूं की रोटी डाइजेस्ट हो जाएगी, अन्यथा यदि आप ठंडी रोटी खाते हैं तो मेरा मानना है कि शुरुआत के दिन में गेहूं के आटे में आप मक्का या बाजरे के आटे को मिक्स करके खाएं, वो काफ़ी डाइजेस्टिव रहेगा और ये खाना जल्दी पच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जल्दी ठीक होने के लिए क्या करें? तो जल्दी ठीक, यदि आप आईबीएस की बीमारी को जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, आपको हमेशा 7 से 9 बजे के बीच में भोजन कर लेना चाहिए भर पेट, क्योंकि जो चुंबकीय चिकित्सा है और आयुर्वेद का मानना है कि हमारी जो स्टमक है, जो पेट है, वो 7 से 9 के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। इस समय आप जो कुछ भी खाएंगे वह ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इस बीमारी से जल्द मुक्त होने के लिए आपको हमेशा वेल कुक्ड, अच्छे से पकाया हुआ खाना, गरम गरम खाना है और समय पे खाना है। आपको सुबह का खाना 7 बजे से सुबह के 9 बजे के भीतर कर लेना है और दोपहर का खाना 1 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में कर लेना है और रात का खाना शाम को 7:30 से 9 के बीच में ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। और रात का खाना हमेशा हल्का करना है और सुबह का खाना हमेशा हैवी खाना है। इस बीमारी में आप सूखी सब्जी का प्रयोग कम से कम करें, सूखी सब्जी की जगह वाटर कंटेंट सब्जियां खाएं जिससे वह जल्दी पच जाए। और इस बीमारी से जल्दी बचने के लिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपका खाना जो है शुद्ध होना चाहिए और आपका पानी साफ़ होना चाहिए। यदि आपके एरिया में पानी साफ़ ना हो तो मैं शुरुआत के दिन में हर किसी को बोलता हूं कि आप आरओ का पानी ले सकते हैं, जो कि आज के दिन में हर जगह का पानी लगभग दूषित हो चुका है। और आप ऐसी जगह रहें जहां की हवा शुद्ध हो। आपको अपनी 3 चीज़ें हमेशा शुद्ध रखनी है। पहली चीज़,
आपको हमेशा खाना शुद्ध खाना है, दूसरा आपको पानी हमेशा साफ पीना है, और तीसरा आपको हमेशा ऐसी जगह रहना है जहाँ की हवा साफ हो, और आपको सूर्य की रोशनी के संपर्क में भी रहना है, हमेशा घर में नहीं रहना है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये पंच तत्वों के संपर्क में रहना बहुत ही ज़रूरी रहता है, जिसमें कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, अंतरिक्ष। और अग्नि का तात्पर्य हमारे सूर्य से है। सूर्य के संपर्क में आप जरूर रहें, सूर्य से दूरी बना के न रहें, हमेशा घर में न बैठे रहें। इस चीज़ का हमेशा एक प्रश्न हमसे बार बार पूछा जाता है, क्या जो आईबीएस की बीमारी है वो नाभि खिसकने की वजह से होती है, क्योंकि हमारी नाभि जो है ऊपर भी धड़कती रहती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि आईबीएस की बीमारी नाभि खिसकने की वजह से नहीं होती है, बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पर भी सूजन होने की वजह से होती है। यदि आप अपना सूजन ठीक कर लें तो आपकी जो नाभि ऊपर धड़क रही है वह अपने पोजीशन पे चली जाएगी। पाचन तंत्र का सूजन ठीक होने के बाद नाभि अपने आप ही अपनी जगह पर पहुंच जाती है। सूजन होने की वजह से ही नाभि के धड़कने की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको कहता है नाभि को ठीक करना है, तो मेरा मानना है कि पहले आप नाभि के न ठीक करके अपने पेट के सूजन को ख़त्म करिए। सूजन ख़त्म होते ही नाभि अपनी जगह पर धड़कना शुरू कर देगी। जैसा कि हमने बात कर लिया कि इस बीमारी में हमें नॉनवेज नहीं खाने हैं, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे पनीर, मट्ठा, दही, ये सब कम मात्रा में लेने हैं, कभी कभी लेना है, रेगुलर बेस पे नहीं लेना है। एल्कोहल नहीं लेना है, जंक फूड नहीं लेने हैं। कोई भी अगर एंटीबायोटिक दवाइयाँ आदि आप ले रहे हैं तो अच्छे से खाना खा के और कम मात्रा में कम दिनों तक ही लीजिए, क्योंकि यह बीमारी का होने का जो सबसे बड़ा कारण अभी तक मुझे समझ में आया है कि लोगों का एंटीबायोटिक दवाओं का ज़्यादा सेवन करने की वजह से ये बीमारी लोगों में बढ़ रही है। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ यदि आपको मजबूरीवश लेना पड़े तो आप एंटीबायोटिक दवाइयों का कम दिनों के लिए कम से कम मात्रा में यूज करें और कम ही दिनों के लिए यूज करें। जैसे ही आपकी बीमारी और ज़रूरत ख़त्म हो, एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन बंद कर दें। और आपको अल्कोहल नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, और जो भी इंडस्ट्रियल फूड है, बिस्किट, नमकीन, इन सब चीज़ों से बचना है। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है, हमेशा खाना गर्म खाना है और इजी डाइजेस्टिव फूड लेने हैं, पानी हमेशा साफ पीना है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस बीमारी में खाना क्या चाहिए। पहली चीज़ मैं एक चीज़ बता दूं कि इस बीमारी में आलू जो होती है, जिसको पोटैटो बोलते हैं, वह नुकसान नहीं करता है। आप अपने खाने में आलू की मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आलू भी आप ज़्यादा खाएंगे तो दिक्कत होगा। लेकिन आप आलू खाएंगे तो इस बीमारी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप स्टीम्ड फूड खाइए। स्टीम फूड का मतलब ऐसे फूड जैसे इडली हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो स्टीम से बनती हैं वो आप खाएंगे तो आपको इस बीमारी में नुकसान नहीं करेगा। तीसरी चीज़, आपको ऐसे फल और सब्जियों का सेवन कम से कम करना है या तो नहीं करना है जिसके अंदर बीज हों, जैसे कि टमाटर, बैगन, हरी मिर्च, और फलों में अगर हम बात करें तो अमरूद। इनके बीजों को खाने से बचिए। और इस बीमारी में आप मूंग की दाल खा सकते हैं, और आहार में आप कच्चे केले, कच्चे पपीते की सब्ज़ी खा सकते हैं। आप हर तरह की सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू, जो भी सब्जियां खाते हैं उसका प्रॉपर से छिलका उतार के उसके बीज को निकाल के आप हर तरह की सब्जियां खा सकते हैं। बस पत्तेदार सब्जियों से बचना है और ऐसी सब्जियों से बचना है जो कि देर से पचती हों, और बीज वाली सब्जियों को आपको अवॉइड करना। इस बीमारी में आपको शरीर में भोजन और पानी की मात्रा को पर्याप्त बना के रखना है हमेशा स्वस्थ होने के लिए। एक बार आपकी आईबीएस की बीमारी ठीक हो जाए तो आईबीएस आपको जिस वजह से भी हुआ है उस चीज़ को फिर से मत दोहराइएगा, नहीं तो आईबीएस आपको फिर से हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मुझे एंटीबायोटिक दवा खाने की वजह से आईबीएस की बीमारी हुई थी,
तो यदि मैं फिर फ्यूचर में कभी भी एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन लगातार कई दिन करूँगा तो मुझे आईबीएस की बीमारी हो जाएगी। यह आईबीएस किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, जो भी रूल्स ऑफ नेचर को तोड़ता है उसको हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार जब आईबीएस ठीक होता है और आईबीएस ठीक होने के बाद फिर जब दोबारा होता है तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उस समय आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ चुकी होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियां ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आपको आईबीएस की बीमारी जिस किसी वजह से भी हुई हो उस चीज़ को, उस घटना को फिर से दोबारा मत दोहराइएगा, नहीं तो दूसरी बार आईबीएस ठीक होने में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ जाती है तो बीमारियां ठीक होने में और भी समय लगाती हैं। अब हम बात करेंगे कि मैंने अपना वज़न कैसे बढ़ाया। जब मुझे आईबीएस हुआ था तो मेरा वज़न 72 केजी से 50 केजी हो गया था। तो मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ा, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि जब मुझे आईबीएस हुआ तो मेरा वज़न लगातार घट ही रहा था, बढ़ नहीं रहा था। मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही चिंतित रहता था कि मेरा वज़न बढ़ेगा कैसे। और फिर मुझे थोड़ा आयुर्वेद के बारे में पता था कि जो शहद है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है वज़न बढ़ाने के लिए। तो मैंने क्या किया कि दिसंबर और जनवरी के महीने में, जो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और जनवरी में, मूली के पत्ते का रस और शहद दोनों का उपयोग दिन में 11 से 12 बजे के बीच में 2-2 ग्लास मूली के पत्ते का रस और शहद मिलाकर पीता था। इसकी वजह से मेरा वज़न 1 से 1.5 महीने के भीतर ही 50 केजी से 67 केजी हो गया और आज मेरा वज़न 77 केजी है। मैंने आज ही अपना वेट लिया है। इस चैनल पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको पता है कि मेरी जो ड्यूटी रहती है वो शिफ्ट की ड्यूटी रहती है। वो कभी सुबह 6 से 2 रहती है, कभी 2 से 10 रहती है और कभी मेरी ड्यूटी रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सितंबर 2020 से मैं लगातार शिफ्ट ड्यूटी कर रहा हूं बिना किसी बीमारी के, जबकि मैं एक आईबीएस पेशेंट था और आज मैं आईबीएस से पूरी तरह मुक्त हूं। इस ड्यूटी के दौरान भी मैंने अपना स्वास्थ्य मेंटेन रखा है। पिछले सितंबर 2020 से लेकर अभी तक मुझे आईबीएस की किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं आपको बताता हूं कि मूली के पत्ते का रस आपको कैसे बनाना है। आपको दिसंबर और जनवरी के महीने में जो मूली के पत्ते मिलते हैं उन्हीं पत्तों को लेना है। ऐसे पत्ते जिस पे किसी तरह की दवाइयों का छिड़काव ना हुआ हो और वो पत्ते ताज़े हों। उस 2 से 3 मूली लेकर आपको उनके पत्ते को छोटा छोटा काट कर मिक्सर में पीसना है। पीसने के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 ग्लास पानी लेना है पैन में। उन 2 ग्लास पानियों को आपको कुनकुना करना है और कुनकुने पानी में 1 ग्लास पानी को आपको मिक्सर के जार में डालना है और मिक्सर के जार में डालने के बाद आपको उसको पीसना है। जब वो ठीक से पीस जाए तो उसको चाय की छन्नी से छान लेना है और छानने के बाद आपके जो दूसरे ग्लास का पानी आपने ताज़ा लिया है उस पैन में, जिसमें ऑलरेडी 1 ग्लास पानी कुनकुना रखा है, उसमें छान लेना है। और छानने के बाद आपको क्या करना है, उसमें मिलाना है शहद 1 से 2 चम्मच और आपको इसको दोपहर में पीना है 11 से 12 बजे के बीच में और आपको कम से कम 2 ग्लास पानी को पीना है। आपको इस जूस को बनाने में 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि पहली चीज़, जो भी आप मूली का पत्ता लेंगे वह मूली का पत्ता ताज़ा हो और दूसरी चीज़, उस मूली के पत्ते पर किसी तरह की दवाइयों का छिड़काव ना हुआ हो और पानी जो भी आप लेंगे और इसमें जो मिलाने वाला पानी है उसका भी आपको ध्यान ये रखना है कि जो पानी होगा वह फिल्टर्ड पानी होना चाहिए या तो साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपको सुनिश्चित कर लेना है
कि पत्ता ताज़ा हो। यदि आप पत्ता एक दिन पुराना है तो उस पत्ते को पानी में 1-2 घंटे डुबो के रखिए, वो फिर से ताज़ा हो जाएगा। और पत्तों पर किसी तरह की दवाइयों का छिड़काव ना हुआ हो, और आप जो पानी ले रहे हैं वह पानी साफ़ सुथरा हो या तो फिल्टर्ड हो। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे आपका वज़न बहुत तेज़ी से गेन होगा। और मैंने अपना वज़न 1 से 1.5 महीने के भीतर में 67 kg। तो वीडियो के अंत में मैं एक चीज़ यह कहना चाह रहा हूँ, जो कोई भी व्यक्ति IBS की बीमारी से परेशान है, मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ। यह दर्द इतना ख़तरनाक रहता है, जो IBS की बीमारी से गुजरा है वही समझ सकता है। लेकिन मैं IBS के पेशेंट को एक सुझाव देना चाह रहा हूँ कि IBS के पेशेंट कभी भी बॉडी सेंट्रिक ना रहें। बॉडी सेंट्रिक का मतलब ये है कि आप अपने शरीर के बारे में हमेशा सोचते न रहें। आप अपने लेवल पे जो भी आपसे काम हो सकता है उस काम में बिजी रहें। बॉडी सेंट्रिक रहेंगे तो आप ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बॉडी सेंट्रिक नहीं होना है, अर्थात आपको हमेशा अपने शरीर पे ही ध्यान नहीं देना है। आप अपने लिए आपसे जो कुछ भी हो सकता है उस काम को करिए और अपने आप को व्यस्त रखिए, क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे ही होती है और धीरे धीरे ही जाएगी। लेकिन इस बीमारी को लेके आप रुकिए मत। ये बीमारी से जब मैं भी परेशान था तो मुझे लगता था कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, लेकिन आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और मुझे पता है कि हर कोई इस बीमारी से मुक्त हो सकता है। और यह बीमारी मुझे पता है लोगों को दौड़ाती है, कभी इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, और कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि आपको ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि आपका शरीर बीमार हुआ है, आप नहीं। आपको बीमार करने का कोई भी उपाय नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और इस वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, आप IBS या पेट से संबंधित किसी भी गंभीर बीमारी से बहुत दिनोन से परेशान हैं और आप हमारी सहायता लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है mouryabrijesh.2009@rediffmail.com। मैं आपसे समय निकालकर अवश्य ही बात करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।